सोचिए एक ऐसा भारत जहां पे आपको एक स्कूटर खरीदने के लिए 10 साल वेट करना पड़े, जहां आपको फॉरेन से अगर चॉकलेट्स लानी हो तो स्मगलिंग करके लानी पड़े, जहां पे आप गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि आप कितना उत्पादन करेंगे, चीज़ों का प्रोडक्शन कितना करेंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करे। जी हाँ, सोचने में बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन 1990 से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी के कुछ ऐसे ही हाल थे। ठीक है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो फिर 91 आते आते क्या हुआ कि हमने ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी इसको कन्वर्ट किया ओपन इकोनॉमी में। और कैसे हमारा जो देश था वो दिवालिया होने के दरवाजे पे खड़ा था, वहाँ पे कैसे वो वापस आया और बना एक सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर। तो आज का जो ये लेक्चर है ये ओनली एक इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, ये जो आज का लेक्चर है, आज की जो कहानी है हमें बताएगी इंडिया की एक सर्वाइवल स्टोरी, कि जहाँ इंडिया एक क्राइसिस में था, ठीक है, फिर भी वहाँ से कैसे वो वापस आके अपनी इकोनॉमी को उन्होंने वापस स्टेबल किया, रीबिल्ड किया। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा शर्मा, और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा एलपीजी रिफॉर्म्स पे, कि कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हम 1991 में लाए, और हम जहां हमारे ये क्राइसिस हो रखे थे, देश के अंदर जो क्राइसिस हो गए थे, हम दिवालिया होने के कगार पे थे, वहां से कैसे हमारी इकोनॉमी को वापस रिबिल्ड किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब जानने से पहले आप ये जानिए कि हम यहाँ पहुँचे कैसे थे। ठीक है, हुआ क्या था? हुआ कुछ ऐसा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो हमने उसके बाद में हमारी एक पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, 5 ईयर प्लान बनाए थे कि हमें अगले साल मतलब 40 साल तक और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1990 तक हमारे ये 40 साल का एक जर्नी थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या किया? 40 साल की इस जर्नी में हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। ठीक है, और दूसरा हमारा जो फूड प्रोडक्शन था उसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे इतने। ठीक है, तीसरा हमारा था कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो वैरायटी ऑफ गुड्स बना रहे थे, ठीक है, उनका उत्पादन कर रहे थे, ये चीज़ें सारी अच्छी चल रही थी। हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई ये यहाँ आई कि हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो रेगुलेटेड नहीं थी, वो रिस्ट्रिक्टेड थी। अब इससे क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे ब्रेड से लेकर प्लेन तक जो भी चीज़ें बनाएगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। अब ये तो चीज़ें ख़राब है, अब ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि आप अपनी जो फैक्ट्री के अंदर जितना भी उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब हमारा लाइसेंस रहा सबसे बड़ा। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको फैक्ट्री खोलनी थी, आप गवर्नमेंट के ऑफिस में गए अपनी फाइल लेके, और आपको वहाँ कोई फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस मिल गया। उसके बाद में आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उन चीज़ों की अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो अब चीज़ें और बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जाके क्या करना पड़ेगा, उसका भी लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। मतलब आप टोटली किस पे डिपेंड थे? आप गवर्नमेंट पे डिपेंड थे। किसकी वजह से? इस लाइसेंस राज की वजह से। दूसरा था कि हमारी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, मतलब 40 साल हो चुके थे फिर भी हमारी पॉपुलेशन अभी तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। ठीक है, तो हमारे पास में पोटेंशियल तो खूब था ग्रोथ करने का, लेकिन इस लाइसेंस राज के चक्कर में हम क्या है, पूरी तरह फंसे हुए थे। अब ये चीज़ें कोई एकदम नहीं हुई थी, ये भी प्रोसेस वाइज हुई थी कि कैसे हम यहाँ पहुँचे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1990 तक ये चीज़ें चल रही थी, और 1991 आते आते कुछ चीज़ें का हमें धक्का लगा। सबसे बड़ा क्या लगा? फर्स्ट हमें क्या हुआ, पहले हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो हमारा डॉलर था, डॉलर का स्टॉक था, वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो 15 दिन का क्या बचा था, राशन, और हमारे पास में यहाँ का राशन और पेट्रोल बचा था देश में, ओनली 15 दिन का। और हमारे पास में अगर हम दूसरे देशों से कोई चीज़ें खरीद रहे तो उसके लिए जो पैसा था वो 2 हफ्ते का ही बचा था, कि 2 हफ्ते की हम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हुई कैसे? हुआ ये कि एक्सटर्नल डिबेट, मतलब हमने लोगों जो देश विदेश थे हमने उनसे पैसा तो उधार ले लिया था, लेकिन हम वापस दे नहीं पाए थे। फर्स्ट ये। दूसरा था स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन। अब ये क्या था, इसमें क्या था कि चीज़ों की जो कीमत थी
देश दुनिया में क्या कर रही थी, चीज़ों की कीमत बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है। और तीसरा था क्रेडिट फ्रीज। अब इसमें क्या था कि हमने इतना उधार ले लिया था, अब हमें कोई उधार देने के लिए, लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये चीज़ें कोई एकदम नहीं हुई थी कि 1991 में आते आते हमें पता चला कि भाई हम क्या हो चुके हैं, दिवालिया होने के कगार पे खड़े हैं। नहीं, हमें इसके सिग्नल मिल चुके थे पहले। कब? 1980s में। अब सिग्नल क्या मिले थे? फर्स्ट हमें सिग्नल ये मिल चुका था कि फिस्कल डेफिशिएंट। अब इसमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, गवर्नमेंट के पास अब इनकम कम हो रही थी। सेकंड था ट्रेड इम्बैलेंस, हम चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, खरीद ज़्यादा रहे थे, बेच कम रहे थे। थर्ड था हमारा इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज थी, ओन्ड कंपनीज थी, वो प्रॉफिट अब नहीं दे रही थी, लॉस में चल रही थी। चौथा था प्रोफिलिगेट स्पेंडिंग। इसका मतलब था कि जो गवर्नमेंट थी उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ खर्चा किए जा रही है, कहाँ कितना करना है वो ठीक से प्लान नहीं कर रही थी। तो चार ये विलन थे हमारे, ये 1980 में हमें सिग्नल दे चुके थे कि आगे जाके हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्राइसिस आ सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश के अंदर आ सकते हैं। तो अब हमने किया क्या, हमें जब दुनिया क्या है, लोन तो देना बंद हो गई थी, ठीक है। अब हम 15 दिन का हमारे पास राशन और जो था हमारे पास पेट्रोल बचा हुआ था, उसके और उसके अलावा 2 हफ्ते का हम ऑनली इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास डॉलर भी ख़त्म हो गया था, दुनिया लोन नहीं दे रही है, ठीक है, उधार हम चुका नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। लेकिन हम अब गए किसके पास गए? वर्ल्ड बैंक और IMF के पास में। अब लास्ट हमारे पास रास्ता यही था, हम इनके पास गए और हमने कहा हमें $60 बिलियन का क्या चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा लोन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोन दे देंगे, लेकिन हमें आपको कुछ कंडीशंस माननी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि कोई फ्री में तो कोई चीज़ देगा नहीं, ठीक है, कुछ शर्तें तो रखेगा। तो शर्तें इन्होंने भी रखी। इन्होंने कहा कि जो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है, एक तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसको ओपन कीजिए, दुनिया के लिए ओपन कीजिए, ठीक है। दूसरा था लिबरलाइज, मतलब क्या कीजिए कि जो आपने ये लाइसेंस राज बना रखा है, हर चीज़ों के लिए परमिशन लेनी है, ये भी ख़त्म कीजिए। सेकंड इसमें था कि जो रिस्ट्रिक्शंस है आपके प्राइवेट सेक्टर्स पे, उसको ख़त्म कीजिए। थर्ड था कि भाई आप जो गवर्नमेंट हर चीज़ में क्या है इन्वॉल्व होती है, अपनी टांग घुसाती है हर चीज़ में, उसको ख़त्म कीजिए। चौथा था कि भाई जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं व्यापार पे, इंडिया और अदर कंट्रीज़ के साथ, अगर इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ में अगर ट्रेड करती है तो उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, एक तो वो ख़त्म कीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमें लोन चाहिए तो हमें ये चीज़ें माननी भी पड़ेगी। हमने ये चीज़ें है ना, हम इन चीज़ों के लिए हम एग्री हुए और हम लेके आए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है। अब इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के थ्रू हमने ना इंट्रोड्यूस किया LPG रिफॉर्म। अब ये LPG कोई सिलेंडर वाला LPG नहीं है, ठीक है, ये हमारे इकोनॉमी के 3 पिलर है, जिसमें फर्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन। अब इसमें क्या था कि एंटी रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपनिंग अप वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू प्राइवेट प्लेयर्स। एक तो जो लाइसेंस राज था उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हटाइए। दूसरा था जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी क्या कीजिए, एंट्री दीजिए, उनको भी फैक्ट्री खोलने दीजिए, ठीक है। मतलब आप ओनली गवर्नमेंट का ना मत रखिए कि सब गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट को भी वहाँ पे एंट्री दीजिए। सेकंड था प्राइवेटाइजेशन, इसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ बना रही थी, मतलब ब्रेड से लेके प्लेन तक सब गवर्नमेंट बना रही थी, तो इसमें था कि कुछ चीज़ें प्राइवेट भी कीजिए, प्राइवेट हाथों में भी दीजिए। थर्ड था ग्लोबलाइजेशन, अब जो इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट कीजिए, बॉर्डर अपनी दुनिया के लिए अपने बॉर्डर खोलिए अपनी इकोनॉमी के, ठीक है। तो ये चलिए, ये 3 हमारे पिलर थे। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, अब इसका मतलब हिंदी का है उदारीकरण। अब इसका मतलब क्या था, इसका सिंपल था कि आप क्या कीजिए, लाइसेंस राज को ख़त्म कीजिए, जिसमें फर्स्ट ये कहा गया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अल्कोहल है या जो हार्मफुल केमिकल्स की आप फैक्ट्री खोलते हो, ठीक है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। उसमें आपको गवर्नमेंट देखेगी कि लाइसेंस देना है नहीं देना है, सही है गलत है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये किया गया। दूसरा इसमें टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें क्या किया गया, टैक्स जो था उसको कम किया गया, ठीक है, टैक्स रेट को कम किया गया। अब टैक्स रेट को अगर कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करेंगे और लोग जो टैक्स की चोरी करते थे वो भी नहीं करेंगे।
चौथा इसमें, तीसरा इसमें क्या किया गया, सॉरी, फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसमें आरबीआई क्या करेगी, पहले जहाँ रेगुलेटर का काम कर रही थी, अब वहाँ क्या करेगी, वो फैसिलेटर का काम करेगी। रेगुलेटर मीन जहाँ पहले वो बॉस बन के बैठी थी, ठीक है, अब वो क्या करेगी, हेल्पर की तरह काम करेगी। उसके अलावा इसमें प्राइवेट और फॉरेन जो बैंक्स थे उनको भी एंट्री दी गई। अब देखते हैं चौथा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या था, जो इंपोर्ट पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो ख़त्म किए गए इसके अंदर, और जो हाई टैरिफ था, जो हाई टैक्स लगाते थे, ठीक है, इंपोर्ट पे, उनको भी कम किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना दूसरा पिलर है हमारा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इन्फ्यूजिंग कैपिटल। मतलब इसमें क्या था, आपको प्रॉपरली ये मैं पूरा समझा देती हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट इसमें कहा गया है सिंपली, द सेल ऑफ इक्विटी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन एंड लिवरेज प्राइवेट मार्जिन मैनेजरियल कैपेबिलिटीज। अब इसमें आपको पूरा मैं सिंपल सा समझा देती हूँ। इसमें यह कहा गया है कि जहाँ गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले सब कुछ खुद कर रही होती थी, ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कंपनीज को बेचेगी, ठीक है। अगर उनको बेचना है तो ठीक है, नहीं तो जो प्राइवेट कंपनी है उनका भी इन्वेस्टमेंट लाएगी अंदर, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो उनको नुकसान हो रहा था, जहाँ पे वो पहले लॉस में चल रही थी, अब क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। मतलब जो लॉस में वो पहले चल रही थी, अब उसमें क्या है, वो लॉस उनका ख़त्म होगा, और प्राइवेट अगर पैसा डालेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा, ठीक है, काम कंपनी को वापस रन करने के लिए। तो या तो आप क्या कीजिए, उस कंपनी को पूरा प्राइवेट को बेच दीजिए, या उसमें क्या कीजिए, आप उसमें प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट करवाइए, ठीक है। और अगर आप कोई जो अपनी कंपनीज है वो नहीं बेचना चाहते, ठीक है, तो जैसे है टू इम्प्रूव पीएसयू परफॉर्मेंस, द गवर्नमेंट ग्रांटेड ग्रेटर मार्जिनल मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू सेलेक्ट हाई परफॉर्मिंग कंपनीज, ठीक है। तो अगर कोई कंपनीज अच्छा काम कर रही है, ठीक है, वो अगर ना लॉस में नहीं चल रही है, तो उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए थे, वो कंपनी नहीं बेची थी। उसमें पहला है महारत्न इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड, सेकंड था नवरत्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और मिनी रत्न एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन कंपनीज को नहीं बेचा गया, ये गवर्नमेंट ने खुद ही रखी थी, क्योंकि अच्छा काम कर रही थी, और इनको और छूट भी दी गई कि भाई ग्लोबली भी क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो ये सारा था हमारा प्राइवेटाइजेशन, कि भाई अगर गवर्नमेंट काम कर रही है ढंग से तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो या तो उसको बेच दो, या प्राइवेट जो सेक्टर्स है उनका भी इन्वेस्टमेंट कराओ, जिससे तुम लॉस में जो चल रहे थे उसको वापस रिकवर कर सको, ठीक है। दूसरा था नहीं बेचनी है और कोई आपकी कंपनी सही चल रही है, ठीक है, तो उनको भी क्या कीजिए, और थोड़ा आप क्या कीजिए, उनको छूट दीजिए कि ग्लोबली भी क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पिलर। थर्ड पिलर देखते हैं हमारा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग इंडिया टू दी वर्ल्ड्स वर्क। अब हमारी जो ग्लोबलाइजेशन में ये था कि हमारी जो इंडिया है उसको क्या कीजिए, जो हमारी इंडिया है उसकी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में आप जोड़िए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आउटसोर्सेज एंड इंजन ऑफ द न्यू इकोनॉमी। अब इससे जो इस आउटसोर्सेज से जो एक्सटर्नल सोर्सेज थे उनको बड़ा फ़ायदा मिला, दूसरी कंट्रीज थी उनको बड़ा फ़ायदा मिला। पहला क्या था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू क्या हुआ, इसमें काफ़ी ग्रोथ हुई हमारी इंडिया के अंदर। जैसे जो आईटी सर्विस है, आरएनडी है, बीपीओ है, क्लिनिकल ना एडवाइस है, ठीक है, ये जितने भी काम थे, दूसरी जो कंपनीज थी ये अपने काम कहाँ भेज रही थी, ये इंडिया के अंदर भेज रही थी। तो मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, ये जितने अब हमारे शहर है ये ग्लोबल मैप पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही हुआ। दूसरा है कि हमारे इंडिया को क्यों चुना गया है, लो वेजेस रेट है, ठीक है। तीसरा था कि स्किल्ड लेबर है हमारे पास में, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से इंडिया को यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, काम करने के लिए चुना गया। एक तो हमारे पास जो ना लोग है वो काफ़ी स्किल्ड है, लो वेजेस है, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है वो अब भी अपना काम यहाँ पे भेज रही थी। मतलब हमने अगर दुनिया के लिए मतलब अपनी इकोनॉमी ओपन की तो फ़ायदा हमें भी हुआ था, ठीक है, फ़ायदा उनको भी है तो फ़ायदा हमें भी हुआ, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया, जो वर्ल्ड ना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, फाउंडेड इन 1995 टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग रिज्यूम। अब हमने WTO के रूल रेगुलेशन माने, इनके साथ भी हम इंक्लूड हुए, ठीक है। इससे भी हमारी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो ये चीज़ें आप समझ गए, ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद था तो दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद था। अब रिजल्ट देखते हैं कि इन चीज़ों से हमें क्या मिला, ठीक है। हमने लाइसेंस राज हटाया,
ओके ठीक है, हमने प्राइवेटाइजेशन किया कि गवर्नमेंट जो रखना चाहती है रखे, नहीं तो प्राइवेट कंपनीज को अब इन्वेस्टमेंट करवाए या उनको बेचे, ठीक है। तीसरा हमने लिया ग्लोबलाइजेशन कि भाई हमारे अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी जो देश थे उनका भी फ़ायदा हुआ, यहाँ पे वो अपना काम बेचने लगे, जिससे हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें भी ग्रोथ हुई, उनको लो वेजेस पे लोग मिलने लगे, स्किल्ड लेबर्स मिलने लगे, WTO के साथ भी हम इंक्लूड हुए, जिससे हमारी और ग्रोथ हुई ना, एक ना दुनिया के स्तर पर देखें तो, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से अब हमें जाके रिजल्ट क्या मिला, हम फाइनली ये देखते हैं। तो पहले जो हमारी GDP की ग्रोथ 1980 में लेके 1980 से लेके 91 तक हमारी कितनी थी, 5.6% थी, बहुत कम थी, ठीक है। अब वो 2007 आते आते कितनी हो गई थी, 2007 और 12 आते आते कितनी हो गई थी, 8.2, ये बड़ी थी। दूसरा इसमें ये था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा था, जहाँ पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन था, ठीक है, 1990 से 91 तक, अब वो बढ़ के कितना हो गया, $30 बिलियन हो गया 2017-18 आते आते। इसके अलावा तीसरा हमारा ये था, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब डॉलर हमारा स्टॉक में ख़त्म हो चुका था एक टाइम पे, ठीक है, कितना बचा हुआ था, $6 बिलियन बचा हुआ था, जब हम क्राइसिस के दिवालिया होने के कगार पे खड़े थे, तो इतना ही हमारे पास में डॉलर बचा हुआ था। अब वो कितना हो गया 2018-19 आते आते, वो हो गया $413 बिलियन। मतलब इंडिया क्या कर रहा था, दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर, मतलब इंडिया क्या था, एक लार्ज रिजर्व होल्डर बन गया था दुनिया का, ठीक है, उसके पास इतना डॉलर का स्टॉक था। और इसके अलावा हम चीज़ें जो थी वो भी एक्सपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी, जहाँ हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ऑटो पार्ट्स है, जो दवाइयाँ थी, ठीक है, औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंजीनियरिंग गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, IT सॉफ्टवेयर कर रहे थे, टेक्सटाइल्स कर रहे थे, ये चीज़ें हम खुद यहाँ से बना के बेच रहे थे, ये हमें एक फ़ायदा हुआ। लेकिन अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई अच्छी चीज़ें हुई तो कई हमें बुरी चीज़ें भी फेस करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, पहला था एग्रीकल्चर। अब क्या है, गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे इरिगेशन है, रोड है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत कम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ देती थी गवर्नमेंट, ठीक है, कम कीमतों पे किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती थी, अब वो उन्होंने बंद कर दी। अब ना जो स्मॉल फार्मर्स थे उनकी लागत थी वो बढ़ गई, अब उनको सब्सिडीज़ तो मिल नहीं रही है, तो चीज़ों की कीमत ही बढ़ गई। अगर वो फर्टिलाइजर्स और ख़रीदेंगे तो उनको जितनी सॉरी जितना उनको पैसा पहले जहाँ कम लग रहा था वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। थर्ड इसमें था कि अब जो इंटरनेशनल जो कंपटीशन था, ठीक है, फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स, अब आप जो इम्पोर्ट कर रहे हो बाहर से, जो कंपनियां भी आ रही है चीज़ें इम्पोर्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो वो चीज़ें सस्ती है, और हमारे अगर चीज़ें सस्ती होगी तो जो लोग तो चीज़ें सस्ती ही खरीदेंगे ना, वो महंगी थोड़ी खरीदेंगे। तो इन जो चीपर इम्पोर्ट्स था, इसकी वजह से भी हमारे जो खुद की जो फार्मर्स की जो चीज़ें थी वो बिक नहीं पा रही थी, मतलब उन्होंने ये चीज़ भी फेस की थी, ठीक है। अब हमारा सेकंड था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या था, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स रिप्लेस्ड बाय चीपर इंपोर्ट्स। अब हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स थे, घरेलू जो हमारी वस्तुएं थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया चीपर इंपोर्ट से। सेकंड हमारा ये था कि जितना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उतना गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, चाहे पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट में हो, तो सेकेंड तो ये था। थर्ड हमारा था लोकल इंडस्ट्रीज फेस, लोकल जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या फेस कर रही थी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, मतलब जो हमारे लोकल यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी वो फेस कर रही थी जो बाहर की जो कंपनियां हैं, अब वो क्या कर रही थी, चीप रेट में, ठीक है, और चीप प्राइस में चीज़ें बना रही थी और बेच रही थी, ठीक है। तो ये हमारे लोकल जो इंडस्ट्रीज है वो ये चीज़ें फेस कर रही थी, कंपटीशन फेस कर रही थी उनसे। अब हमारा था तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब हमारी GDP की जो ग्रोथ थी वो तो बढ़ रही थी, वो कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन हमारी जो जॉब थी वो नहीं बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। क्यों, हमारे जो सर्विस सेक्टर थे वो तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये सारी हमारी चीज़, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो ये चीज़ें हमने फेस की, ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो कुछ चीज़ें हमारे साथ बुरी हुई। तो अब जो 1991 में जो ये क्राइसिस आया, इस क्राइसिस ने हमारी इंडिया की जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसको तो ख़त्म किया, ओपन इकोनॉमी को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस न्यू जो इंडिया है, ठीक है, इसमें हमें क्या फेस करना पड़ा, इस न्यू जो इंडिया ये जो बना उसमें हमें फेस करना पड़ा इनइक्वलिटी और इनजस्टिस, ठीक है, असमानता फेस करनी पड़ी। क्या जितनी भी ये चीज़ें हुई
ठीक है, ये डेवलपमेंट हुआ, ये एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, क्या इसमें जो डेवलपमेंट हुई, क्या वो चीज़ें सब सब लोगों तक पहुंची जिन तक पहुंचनी चाहिए थी? ठीक है, तो ये जो सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन था ये अच्छा है या बुरा है, इट्स अ गुड और बैड, ये डिबेट हम कर सकते हैं। हमारी जो जनरेशन है वो ये चीज़ सोच सकती है कि ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा था या बुरा था। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस ना क्वेश्चन के ऊपर कि अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड। ठीक है, और मिलते हैं आपको अगले ना क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।